IBH के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे बंदे को सपोर्ट करता है। अच्छा जी। और बहुत अच्छा लगता है कि लोग बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, टीचर सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं। NIBH के बारे में आप बताएं। NIBH बोला जाए तो सेल्फ डिपेंडेबल होने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्थान है, संस्था है, हाँ। पुनर्वास केंद्र है। .2 NIBH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं ना कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार, 91.2 NIBH हेलोदून में मेरे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मेरी बात कार्यक्रम में मेरे साथ हैं निशांत सिंह सिसोदिया। तो आज जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। मेरी बात कार्यक्रम में निशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं निशांत सिंह सिसोदिया। धन्यवाद दीपक जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं निशांत सिंह सिसोदिया। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। हेलो निशांत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जब से मीन्स आपकी लाइफ जर्नी के बारे में कि आपके साथ कब क्या कैसे और आपकी अब तक की लाइफ जर्नी कैसी रही। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे श्रोताओं के इस बारे में कुछ बताएं। मैं निशांत आपको अपनी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। मैं निशांत सिंह सिसोदिया। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मेरा जन्म सन 2000 को मेरे गांव दरवाड़ा, तहसील चांदपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश, इंडिया में हुआ था। और बोलो आप। आपकी एजुकेशन निशांत कहाँ से रही? प्राइमरी जो आपकी एजुकेशन थी आपने अपने गांव से ली या किस हिसाब आपने एजुकेशन ली अपनी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वो मेरे गांव से हुई है। अच्छा जी। और निशांत घर में कौन कौन है और कहाँ तक आपने एजुकेशन ली अपनी? घर में एक अच्छी फैमिली, एक ठीक फैमिली है। बोला जाए तो एक जॉइंट फैमिली, छोटा परिवार है। दादी बाबा हैं, मम्मी पापा हैं और मैं, एक छोटी सिस्टर है मेरी। मेरी एजुकेशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था बायो से। ठीक है। और निशांत आपके साथ ये मीन्स आई की जो प्रॉब्लम हुई ये कैसे हुई, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं आप। मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है ये, उससे पहले मेरे को ना थोड़ा फंगस से इन्फेक्शन हुआ था, जिस वजह से मेरे को ये डिजीज हुई है। इसमें पहले मैं अपना लोकली अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। वहाँ पे मेरे को एक इंजेक्शन दिया गया जिससे मेरे को हल्का ब्लर, एक आँख में ब्लरनेस आई थी। अच्छा, जो निशांत आपने जो इंजेक्शन लिया जिस डॉक्टर से लिया तो वो किस टाइप से इंजेक्शन थे? जैसे गांव देहातों में होते हैं एक झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती। क्या आप उन डॉक्टर से मिले थे क्या? नहीं सर, वो एक दीपक जी, वो एक बोला जाए तो एक ठीक थे डॉक्टर। ना तो उनको झोला छाप बोल सकते हैं और ना ही एकदम अपर लेवल का बोल सकते हैं। बोले तो BMS या उस टाइप से BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंस जो डॉक्टर्स होते हैं। तो उनसे आपने अपना फंगस का ट्रीटमेंट जो रहा आपने वो कराया जी। फिर देन उसके बाद क्या हुआ? बस मैं उनसे अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, मेरे को रिलीफ मिल रहा था। मैं वो ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रख रहा था और मेरी जो फंगस थी वो एक बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच गई थी। एडवांस लेवल मतलब वो घाव टाइप से होने लगे थे। तो आपने रेगुलर उन्हीं डॉक्टर को दिखाया फिर आपने, या डॉक्टर जब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने डॉक्टर चेंज किया या कुछ इस टाइप से आपकी लाइफ में रहो?
नहीं, वो मैंने अभी तो डॉक्टर उन्हीं पे करा रहा था। जब मैं उनसे ट्रीटमेंट करा रहा तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला था, जिससे मैं उन्हीं के पास जाता रहा। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा अगर आपको जल्दी से ठीक होना है तो आपको एक मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, उससे आप थोड़ा सा ये जो घाव हो रहे हैं ये थोड़ा जल्दी भर जाएंगे। आई थिंक देखो निशांत, जो मुझे पता है, ये BMS डॉक्टर होते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस के होते हैं, इन्हें आयुर्वेद की ज़्यादा नॉलेज होती है, बट एलोपैथिक का इन्हें ऐसा डोज नहीं देना चाहिए था जिस बारे में इन्हें नॉलेज नहीं थी। तो आप लोगों ने बाहर किसी अच्छे डॉक्टर को, स्किन डॉक्टर को या फंगस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाने की कोशिश नहीं की? सर वो सोचा था कि यहीं से ठीक हो जाएंगे, इसी वजह से मैं उनके पास गया था। एक्चुअल में क्या हुआ था सर, मेरे को सजेस्ट किया गया था, वो तब हॉस्पिटल बोला जाएगा या एक शॉप खुली थी डॉक्टर की, उनका ऐड पढ़ा था कि वो एक न्यू स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो जिस वजह से मैं उनके पास गया था। देखो निशांत, आप जहाँ गए थे अच्छी बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी हमेशा कभी भी जो चीज़ नई आती है ना, वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं और हम पब्लिक समाज में जाके बताते हैं कि हम नए डॉक्टर हैं और इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो हम लोगों को ना, हमारे सभी श्रोताओं को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एकदम ऐसे किसी के पास नहीं जाना चाहिए। किसी के पास एक्सपीरियंस होता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत काम करता है, हमें उसके पास जाना चाहिए, है ना। और ये मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। एकदम नई चीज़ के पीछे हमें कभी नहीं जाना चाहिए। जो ऑलरेडी पहले से है हमें उनकी तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं और अपनी पब्लिसिटी के लिए कि मैं इसका स्पेशलिस्ट, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो भी BMS किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, स्पेशली जो मुझे जितना पता है। तो फिर उसके बाद आपने और क्या किया? फिर इंजेक्शन के बाद फिर आपका और क्या ट्रीटमेंट रहा वहाँ पे? सर इस इंजेक्शन लगवाने के बाद मेरा का ये ट्रीटमेंट तो रहा, मतलब वहाँ से मैं नहीं गया। फिर मेरे को जब प्रॉब्लम हो गई तो मैं उनके पास नहीं गया। फिर मैं नेक्स्ट डे, बहुत अच्छी सोच थी कि आपकी और चीज़ों को बिगाड़ने से पहले आपने चेंज किया। मैं अगले दिन जब मेरे को उन्होंने इंजेक्शन दिया, उससे अगले दिन जब मैंने इंजेक्शन दिया, मेरे को इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने, तब मैं बाइक से अपना ट्रीटमेंट कराने अकेले जाता था डॉक्टर के पास। तो मैं घर आ रहा था वापस, तब मेरे को रास्ते में फील हुआ कि मेरी दाहिनी आंख में जैसे कुछ पंछी वगैरह गिर जाता है, उस टाइप से गिरा हुआ मेरे को फील हुआ। कीड़ा टाइप से जो आंखों में गिर जाता है। हाँ, कुछ पंछी वगैरह। तो मेरा जो गांव का मेन रोड है, उससे मैं समथिंग 200 या 300 मीटर पीछे हूँगा, जहाँ मेरे को एहसास हुआ कि मेरी आंख में कुछ गिरा है। तो फिर मैं सोच रहा था कि अपने गांव के जो रोड है उस पे पहुंच के मैं वहाँ पे रुक के बाइक के शीशे में से देख के अगर कुछ गिरा होगा तो मैं निकाल के उसको बाहर कर दूंगा, फिर मैं बाइक आगे ले जाऊंगा। तब मैंने जाके देखा तो बाइक के शीशे में, तो मेरे को कुछ नज़र नहीं आया। वहीं से 100-150 मीटर मेरा घर है, तो मैंने सोचा कि चलो अब घर पे जाके मम्मा वगैरह को दिखा दूंगा तो वो निकाल देंगी। तो सर मैं घर पहुंचा, घर जाकर मम्मा वगैरह को मैंने दिखाया, तो वहाँ पर इतना कुछ उनको भी नज़र नहीं आया। उन्होंने बोला कि आप आराम कर लो। ठीक है। फिर मैं आराम कर रहा था, दोपहर का टाइम था, समथिंग 11-11:30 बजे। तो मैं लेट गया, और गांव में एक ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं निमोली का ट्यूब, वो आता है, नीम की निमोली जो होती है वो उसका एक गांव में बेसिकली यूज़ करते हैं कि लुब्रिकेंट के लिए वो यूज़ किया जाता है। अच्छा जी। और वो मैं डाल के मैं लेट गया। मैंने कुछ पंछी वगैरह होगा या जो भी होगा पलक के ऊपर चिपका हुआ होगा तो वो निकल जाएगा, सोचा। जो गांव में छोटे छोटे कीड़े जोड़ते हैं। जी, हाँ, उसी टाइप से। अच्छा। तब मैं लेट गया, तो फिर मैं लेटा रहा। अब कंडीशन ख़राब थी कि इतना ज़्यादा दिक्कत करते थे वो, जो फंगस हुई थी, तो मैं काम वगैरह कुछ कर नहीं रहा था उस टाइम पे, मतलब ऐसे ही रहता था। एजुकेशन मेरी चल रही थी, तो अपना एजुकेशन के बारे में कुछ नॉलेज ले ली या लेटा रहा। अच्छा। तो शाम को मैं जब देखा लाइट जली, तो मेरे को लाइट का फोकस नहीं पता चल पा रहा। पता चल रहा था कि लाइट जली है। एक आंख में आपको फोकस या दोनों आंखों में? दीपक भाई, मेरे को दाहिनी आंख में गिरा था वो पंछी टाइप जो मैं बता रहा था आपको। हाँ जी, हाँ जी। वो दाहिनी टाइप में मेरे को फील हुआ कि वो दाहिनी टाइप में गिरा है, लेकिन वो पंछी नहीं था।
अच्छा, जी, उसमें कुछ निकला नहीं, तो वो बाद में मेरे को पता चला कि ये पंछी नहीं है। ये कह सकते हैं कि दवाइयों का कुछ हाँ। इन्फेक्शन था। उस टाइम तक तो मैं समझ नहीं पाया था कि ये चीज़ें है क्या, अच्छा, हुआ क्या है मेरे साथ। जब शाम को लाइट जली तो मैंने देखा, देख रहा था मैं लाइट की तरफ, तो लाइट का वो फोकस नहीं बन पा रहा था दाहिनी आंख से। बाईं आंख से मैं 6/6 अच्छा। मेरा विजन था, दाहिनी आंख से मेरे को ठीक से नहीं नजर आ रहा था। तो ओके। मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर मैं थोड़ा चुप रहा। मैंने सोचा हो सकता है कि वो ट्यूब वगैरह जो डाला है उस वजह से हो रहा हो। अच्छा, फिर मैं अगले दिन सुबह उठा तो मैंने मम्मा से बोला, मैंने मम्मा मेरे तो दाहिनी आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो उन्होंने यकीन नहीं किया। फिर मैंने उनको बताया, मैंने ये बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है मेरे को। अच्छा। जी तो ये सारी चीज़ आपको इंजेक्शन के बाद और जो आप ट्यूब बता रहे हैं उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम हुई कह सकते आपको? हैं। हाँ हाँ, यानी कि एक आंख में। जी। अच्छा अच्छा। उस टाइम पर मेरी दाहिनी आंख में दिक्कत थी, बाईं आंख बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, उसमें आप 6/6 से देख रहे थे मतलब जी अच्छे जी से। जी जी। अच्छा। देख तो मैं इस दाहिनी आंख से भी पा रहा था, लेकिन वो मगर फोकस नहीं नहीं बन पा रहा था। जैसे आंखों के सामने अच्छा। फोक वगैरह सा आ जाता है, इस टाइप से मेरे को चल रहा था महसूस हो means। रहा था। अच्छा अच्छा। जी दीपक भाई। देखो इसमें मुझे जो लगा कि एक तो ना हम ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे लोग रहते हैं, अगर आंख में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो सिर्फ सीधा सा 1 रुपये का एक ट्यूब लाते हैं, आंखों में डालते हैं और उससे रिलीफ मिल जाता है उन्हें। ऑलमोस्ट सबको मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। बट हमें विदाउट डॉक्टर इन चीज़ों को आंख में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उन ट्यूब्स पे ना एक्सपायरी नहीं आती है। वो शॉप्स में ऐसे ही रखे होते हैं, परचून की दुकान पे जो जनरल स्टोर होते हैं उन पे भी वो ट्यूब्स मिल जाते हैं गांव देहात में। बट हमें विदाउट किसी के कंसल्ट हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए आँख ना हमारी इस रंगीन दुनिया को देखने का और इसको परखने का सबसे अच्छा माध्यम है। हमारी एक चीज़ को परखते हैं अपनी आँखों से, तो हमें आँखों के प्रति ना बहुत ही सजग रहना चाहिए। जो मुझे बताना है सबको कि हमें सजग रहना चाहिए। अगर आँख में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर आई सर्जन को दिखाना चाहिए। तो हमें कहते हैं कि जानकारी के अभाव में हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, फिर बाद में आज हमारी आंखों के आगे मीन्स कहते हैं ब्लैक लाइफ होती है, जो रंगीन लाइफ होती है वो एकदम ब्लैक हो जाती है, कुछ नहीं, एक अंधेरा चारों तरफ। तो हमें वो भी फील करना चाहिए, जो लोग देखते हैं उन्हें फील करना चाहिए कि ब्लैक क्या होता है। कभी अपनी आंखों पे एक बार आप पट्टी बांध के देखिए, उसके बाद पता चलता है कि दुनिया क्या है और पहले क्या थी। तो मैं आप सबसे, अपने सभी श्रोताओं से बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी आप विदाउट डॉक्टर कुछ भी अपनी आंखों में ना डालें। इवन अपने ऊपर कभी भी कोई ऐसा प्रैक्टिकल ना होने दें कि किसी ने बोला जी आप वो मेडिसिन डाल लो अपनी आंखों में, वो ट्यूब डालो। हमें अभी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत प्यारी है। फिर निशांत उसके बाद? जी दीपक भाई, फिर मैंने एक डॉक्टर हैं हमारे पे, होम टाउन जो है हमारा वो चांदपुर है, तहसील भी है हमारी चांदपुर। हाँ जी, बिजनौर में। बिजनौर में, जी जी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। हाँ जी। तो मैं वहाँ पर गया, आई वालों को दिखाया मैंने। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को पहली बार बोला कि आपकी कंडीशन ना, आप घंटों में भी लेट हो, कि आपको इतनी बड़ी दिक्कत है। फिर वो इतना बोल के रुक गए। फिर उनको पता नहीं उनके माइंड में क्या है, उन्होंने एक आइस रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उनसे बात की और मेरे को एक आई ड्रॉप लिखी। तो वो मैं आई ड्रॉप डाल रहा था, तो मेरे को जो मेरा वो दाहिनी आंख में जो फोक टाइप था वो 2 या 3 बार डालने से वो हट गया। अच्छा, हटने लगा। आई सर्जन के कंसल्ट के बाद जी ये सब हुआ आपके साथ? जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद? अब वो जब जाने लगा, फिर मेरे को अच्छा भी फील होने लगा कि यार चलो, वो जो फोग था वो हटने लगा। अब कुछ अच्छा भी फील हो रहा था। मैंने चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि जिनसे उन्होंने दवाई लिखवाई थी डॉक्टर ने, कि आप इनसे जाके एक बार कंसल्ट करें तो ये और अच्छे से बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अच्छा। तो मैं उनसे मिला, जिनसे डॉक्टर जिनके पास मैं गया था। हाँ, जिन्होंने आपको रेफर किया था, जिन्होंने आपको मेडिसिन दी थी। अच्छा। तो उनका नाम सुमित जैन जी है, वो अच्छा। मुजफ्फरनगर में बैठते हैं, अपना उनका क्लिनिक है। आई सर्जन है ये? हाँ, आई सर्जन है। तो मैं उनके पास गया, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चला।
फिर क्या हुआ कि वो जो मेरे फंगस हो रही थी उसमें ना दिक्कत बढ़ती जा रही थी। अच्छा, फंगस वाली दिक्कत बढ़ती जा रही थी। यानी कि आपके साथ दो चीज़ें एक साथ चली, आपको आई की भी प्रॉब्लम थी और स्टार्टिंग जो आपकी फंगस थी वो भी चली रही थी कंटिन्यू। जी दीपक भाई, वो भी कंटिन्यू चलती रही। फिर मैंने सोचा कि जब आई की अब कुछ अच्छा सा रिलीफ होने लगा, मिलने लगा मेरे को, तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा फंगस वाली साइड भी देखें, क्योंकि चीज़ें कर नहीं पा रहा था मैं, कहीं पे बैठ नहीं पा रहा था, आ जा नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। ठीक ठीक। मैं उनके पास गया, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है उनका अपना हॉस्पिटल। अच्छा। उनसे मैंने कंसल्ट किया और तो डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये दवाई जो मैं दे रहा हूँ, आप ये दवाई तब लेना जब आपको आई के डॉक्टर बता दें कि आप ले सकते हो। अच्छा। मैंने ठीक है सर। मेरा उसके कुछ दिन बाद एम्स में सुमित जैन जी से मेरे को मिलने जाना था। तो मैंने 2 या 3 दिन का गैप था, तो मैंने सुमित जैन जी के पास में गया। मैंने बोला, मैंने सर मेरे को ऐसे ऐसे फंगस की दिक्कत है। अच्छा। और मैंने ये मेरे को डॉक्टर ने ये दवाई दी है। अच्छा। क्या मैं ये दवाई ले सकता हूँ? तो डॉक्टर साहब ने बोला ले लो, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। आई का एक अलग मैटर है और ये एक अलग चीज़ है। मैंने ठीक है सर, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने सुमित जी से अपना इलाज कराया, डॉक्टर सुमित से। फिर देन उसके बाद फिर आपने कहाँ मूव किया? उनसे आपको रिलीफ मिला कुछ? वो सर मेरे को रिलीफ उस टाइम तक तो था, मेरा विजन लौट के आ गया था 6/9। ये जब मेरी दिक्कत हुई, स्टार्ट हुई थी सितंबर सन 2017 को। अच्छा। 1 सितंबर सन 2017 को। और फिर धीरे धीरे जब मेरे को रिलीफ मिल रहा था, मैंने चलो जी। तो आपने कंटिन्यू रखा इलाज को? हाँ, मैंने वो आई का इलाज कंटिन्यू रखा। मैंने स्किप कर दिया था फंगस का इलाज। अच्छा, फिर आपने वो भी स्टार्ट किया? फिर मैंने सोचा जब आंखों में कोई दिक्कत अब लग नहीं रही, विजन आ गया, काफी अच्छा लग रहा था मेरे को। मैंने सोचा कि चलो आप स्किन की डिजीज जो है उसको मैं ठीक करवाता हूँ, डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, मैंने ठीक हो जाएगी। अच्छा, फिर आपने आई थिंक आप एम्स भी गए थे, तो डॉक्टर सुमित के बाद ही तो आप एम्स गए थे शायद? नहीं सर, वो बहुत लंबी स्टोरी है दीपक भाई। नहीं, थोड़ा थोड़ा बताइए कि हमारे श्रोताओं को भी पता चले कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रगल किया आपने। मीन्स 1 साल में जो आपने ट्रीटमेंट लिया उसमें कितना स्ट्रगल था, क्या क्या चीज़ों की आपको नॉलेज हुई, क्या जानकारी, थोड़ा थोड़ा बताइए, कम से कम हमारे श्रोताओं को पता चले इस चीज़ के। जी दीपक भाई, उसके बाद मैं जब सुमित जैन जी के पास जा रहा था, तो फिर मैंने आई के साथ, उन्होंने इतना कुछ बड़ी दवाई मेरे को दे नहीं रखी थी। एक आई ड्रॉप थी, एक मल्टीविटामिन थी, उसी से मेरे को वो विजन 6/9 हो गया था। MRI वगैरह कराई थी सुमित जैन जी ने, लेकिन उससे मेरे को बताया कि इतना कुछ मेजर है नहीं, जो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि ऐसी दिक्कतें होती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता और ठीक हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, उस टाइम तक मेरे को भी नहीं पता था कि ये दिक्कत है क्या। अच्छा। हाँ, फिर मैंने धीरे धीरे अपना थोड़ा गूगल का सहारा लिया, डॉक्टर के पेपर वगैरह मैंने पढ़े, मैंने कि ये है क्या, दिक्कत क्या है। फिर अच्छा, तो मेरे को पता चला कि मेरा ऑप्टिक न्यूराइटिस है। ये आपको कब पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है? मैं सर एक दिन बैठे हुए डॉक्टर साहब के पेपर देख रहा था, जो पेपर लिखते हैं पेपरों पे, उन पे मैंने देखा तो उन्होंने लिख रखा था कि ऑप्टिक न्यूराइटिस। तब मेरे को पता चला कि फिर मैंने गूगल किया कि ये है क्या ऑप्टिक न्यूराइटिस। तब मेरे को पता चला कि ये एक वेन होती है जो आंखों से ब्रेन तक जाती है और इसमें न्यूरॉन्स चलते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं, स्पाइन में होते हैं। अच्छा। वो न्यूरॉन्स चलते हैं। तो ये एक डिजीज है ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसमें क्या होता है कि नसों में सूजन आ जाती है, जिस वजह से हमें थोड़ा ब्लड दिखना शुरू हो जाता है। और अच्छा। थोड़ा अगर वो काफी लंबे टाइम तक चला तो वो नसें एट्रोफी में कन्वर्ट हो जाती हैं। एट्रोफी बोलते हैं कि नसों का सूखना। जी दीपक भाई। अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी परेशानी हुई, तो आपका ये जो विज़न था आँखों का, ये कब गया 100%? दीपक भाई इसके बीच ये गया है 18 मई सन 2018 को। 2018? जी। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने सुमित जैन जी के साथ साथ आँखों के साथ साथ जब
फंगस का ट्रीटमेंट चलाया, तब मेरे को नहीं पता चला कि कब वो मेरा 6/9 विजन जो था दाहिनी आंख में, बाई आंख में 6/6 था विजन मेरा, हाँ हाँ। कब वो 6/9 विजन कब मेरे को 0 हो गया, मेरे को एहसास ही नहीं हुआ। आपके साथ प्रॉब्लम भी तो बहुत सारी चल रही थी जिससे इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ। जी दीपक भाई। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, सुमित जैन जी जिनसे मैं आई का ट्रीटमेंट ले रहा था, वो बोल रहे थे कि अब आपको वैसे ज़रूरत है नहीं, आप ठीक हो जाओगे ऐसे ही, अब वो 1-2 दिन में हम आपकी दवाइयाँ वगैरह भी बंद कर देंगे, मतलब अगली जब आपको मिलेंगे 10 से 15 दिन बाद, तब आपके हम ये मेडिसिन भी बंद कर देंगे। मैंने बोला ठीक है सर। तो मेरे को जब रिलीफ नहीं मिला, वो मेरा 6/9 भी विजन चला गया, केवल लाइट मूवमेंट और केवल हैंड मूवमेंट बचा था दाहिनी आंख में, बाई आंख मेरा प्रॉपर देख रही थी 6/9। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह दिखाया, मुरादाबाद दिखाया, सिरोफ आई सेंटर दिखाया, दिल्ली। जी दिल्ली। सिरोफ आई सेंटर कैलाश कॉलोनी में है, हाँ हाँ। मैंने वहाँ पे दिखाया। वहाँ पे मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर वार्सिनी शंकर थी एक। अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की। शरॉफ आई सेंटर जो है आपका मीन्स बहुत अच्छे, मीन्स हमारे इंडिया में टॉप 10 में आता है वो हॉस्पिटल, बहुत अच्छी जगह आप गए थे। जी दीपक भाई। तब मैं वहाँ पर गया तो मेरे उनसे डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने मेरे को ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि ये दिक्कत क्या है, कैसे हुई है, आगे होगी या नहीं होगी। मैंने बोला कि मैम मेरे को चलो दाहिनी आंख मेरी दिक्कत कर रही है, बाई आंख से दिख रहा है, बस ये ठीक रहे। उन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं, चलेगा अपना। तो उन्होंने मेरे को एक और MRI लिखी। अच्छा जी, पहले मेरी जो MRI हुई थी वो ब्रेन की हुई थी, फिर वो स्पाइन की, ब्रेन और स्पाइन की हुई थी। अच्छा। स्पाइन में भी 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिर्फ स्पाइन को 3 लेवल में बांटा गया है। हाँ हाँ। तो मेरी ब्रेन की और स्पाइन का जो ऊपर वाला एरिया है उसकी हुई। तो उन्होंने मेरे को सेकंड या थर्ड मीटिंग में मेरे को, जब मैं डॉक्टर से थर्ड अपॉइंटमेंट में मिलने गया, उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया कि ये निशांत आपकी न्यूरो की प्रॉब्लम है, आई की प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करें कि आप उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप मैक्स में न्यूरो के डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अच्छा। तब मैंने न्यूरो का अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया। न्यूरो में मैंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का, और फिर मैं दिल्ली से, मतलब गाजियाबाद से रह के अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। गाजियाबाद में हमारी बुआ रहती है। यानी कि चांदपुर से जाके आप फिर गाजियाबाद बुआ जी के यहाँ रहने लगे, सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए? जी। अच्छा, बहुत संघर्ष किया है निशांत आपने अपनी लाइफ में, मीन्स जो मुझे लग रहा है कि हर जगह, कभी चांदपुर, कभी बिजनौर, कभी मुजफ्फरनगर, देन गाजियाबाद। जी सर, मैंने ऐसी अभी तक तो मोस्टली जो हमारे यहाँ पे लोकल में अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको तो मोस्टली मैंने सभी को दिखाया है दीपक जी। अच्छा अच्छा जी। ठीक है, फिर आपको फाइनली जब MRI हुआ आपका मैक्स में, उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला आपको? MRI हुआ तो वो कराया था सिरोफ आई सेंटर में जो थी डॉक्टर, उन्होंने कराया था। ठीक है। अब मैंने मैक्स में ही लिया था अपॉइंटमेंट डॉक्टर का। हाँ हाँ। अब देखिए, कोइंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ, होने को क्या मंजूर थी वो तो हो गई। मेरा जिस दिन अपॉइंटमेंट था उससे 2 दिन पहले जिन डॉक्टर का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो अपना बेबी कराने फौरन चले गए। अच्छा। विदेश चले गए। उससे अब मैं घर से निकला था सुबह सुबह कि कल को मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा न्यूरो वालों को, उससे कुछ अच्छा मेरे को फील होगा। डॉक्टर ने जब बता दिया था कि ये ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगी ठीक। मैं ठीक है मैम। तब मैं उनके पास पहुंचा और आधे रास्ते में था तो मेरे को एक मैसेज आता है कि सर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो गया, डॉक्टर किसी वजह से बाहर गए हुए हैं। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा कि मैम ऐसी क्या बात होगी कि या मेरा आप किसी और डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो उधर से इतना कुछ रेस्पॉन्स मेरे को मिला नहीं। मैंने ठीक है। अच्छा जी। मैक्स से आपको यानी कि डॉक्टर के जाने बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, फिर आपने उसके बाद क्या किया? फिर मेरे को एक और डॉक्टर सजेस्ट किया गया न्यूरो का। अच्छा। तब मैं मेरठ गया, गाजियाबाद ही पहुंच गया था। फिर मैंने मैक्स वालों को छोड़ा, फिर मैं मेरठ गया। मेरठ में एक डॉक्टर, मैंने उनको दिखाया। अच्छा। उन्होंने बोला कि हम प्रेफरेंस देंगे, हम ज़्यादा वरीयता देंगे, जो आपकी आई सही है वो ठीक रहे, जो चली गई उसका कोई वो नहीं है। एक यानी कि जो हमारी जो आंख बची हुई है उसे रोकने की उनकी
कोशिश फर्स्ट थी। प्रायोरिटी थी, जी, means जी। कह सकते हैं आप जी जी कि जो आपका उन्होंने- विजन है हमें उसे रोके जी, पहले। जी उनका कहना था कि जो ये 6x6 तुम्हारी बाई आंख में विजन है, हमारी प्रायोरिटी है कि हम इस विजन को ना जाने दें। ना जाने दें। अच्छा। जी। अब मैं उनको दिखा रहा था और उन्होंने बोला कि आप जो ये डिजीज़ है इसमें आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, ना टेम्परेचर बढ़ने दें ना बीपी बढ़ने दें। अच्छा। जी, मैंने वो सब चीज़ें ध्यान रखी। अब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, इस बीच में क्या हुआ, अब जो बोल देते हैं कि रिलेटिव्स ने बोला, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप ऐसा करें कि एम्स हमारी इंडिया का दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स। जी जी हमारी इंडिया का ऑलमोस्ट सबसे हाँ, रिसर्च अनुसंधान है वो। जी 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 सबसे बेस्ट है, सभी उसको प्रेफर करते हैं। जी जी। तो मैंने वहाँ पे कार्ड बनवाया था दिसंबर में, दिसंबर सन 2017 को। अच्छा। तब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मतलब मेरे को नहीं बताया कि न्यूरो से जाएं। अब वो हमने खुद से अपनी न्यूरो का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मेरठ से, फिर मैंने सोचा अच्छा। कि एम्स में भी कार्ड बनवा लेता हूँ कि आई के लिए। अच्छा। एम्स में मेरे आंखों के टेस्ट वगैरह चलते रहे कंटिन्यू। अच्छा। फिर क्या हुआ तो दीपक निशान भाई- जी, ये सारा ट्रीटमेंट आपका जैसे मेरठ से, दिल्ली से, ये सब कंटिन्यू रहा? जी दीपक भाई। अच्छा, आपकी पाइपलाइन में मीन्स ये सारे काम एक साथ चलते रहे। जी 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 कि न्यूरो के लिए आप मेरठ जा रहे हैं, आंखों के लिए आपने एम्स में दिखाया, जी। फिर न्यूरो के लिए भी आपने एम्स में दिखाया। तो आप एम्स के बारे में बताइए कि आपका एम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दीपक भाई फिर जब हुआ क्या कि लास्ट दिसंबर था, मेरी एक नहीं लास्ट दिन जनवरी, अच्छा, जनवरी 2018। जनवरी 2018 में हम आ गए थे। मेरी एम्स में एक टेस्ट के लिए मैं गया हुआ था, सुबह गया था, शाम तक मेरा नंबर आया, मैंने टेस्ट कराया अपना। टेस्ट करा के मैं जब घर से वापस घर को आ रहा था मेट्रो से, तो मेरे को फील हुआ कि मेरी बाईं आंख में हल्की सी जैसे टॉर्च से फोकस मारते हैं ना आंख पे, वो चोंद सी लगती है। वो मेरे को फील हुई अचानक से। तब अच्छा। मेरे को वो फील हुई तो मैंने सोचा चलो घर जाके, थोड़ा सा टायर फील कर रहा था मैं, उस वजह से होगी। घर जाके फील हुआ कि यार नहीं, यहाँ पे भी ऐसी हो रहा है। घर जाके भी मेरे को फील हुआ कि ये भी ऐसी हो रहा है। फिर मेरी एम्स में अगली डेट थी 8 तारीख। मैं 8 तारीख को एम्स में गया। एम्स में मेरे टेस्ट चल ही रहे थे। उन्होंने बोला कि 1-2 टेस्ट है, आप अगर जल्दी कराना चाहते तो आप बाहर से करा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने दीपक जी, फिर एक टेस्ट था वो मेरा हो चुका था, मेरे को उस टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। अच्छा। अब जब मैं मोस्टली दिसंबर से जनवरी तो ये जो टेस्ट हुआ था आपका सुमित जैन जी ने कराया था जो? नहीं, वो तो निकल गया। अब अच्छा। मेरे एम्स में, अब मैं जब मैंने एम्स में अपना वो कराया तो अब मैं एम्स में ही अपना ट्रीटमेंट चला अच्छा, रहा था। सारे ट्रीटमेंट आपके एम्स से हो गए के थे? ही हो गए थे। अब मैं आपका दोनों आंखों का विजन चला गया? फुली तब नहीं गया था दीपक जी, उसके बाद मेरा विजन जो गया है वो धीरे धीरे गया है। अच्छा, स्लोली। स्लोली। अच्छा। तो यानी कि कह सकते दूसरी हैं आंख कि में जो विजन था दीपक जी, वो एक अच्छा विजन था। मैं खुद से एम्स में आ जा रहा था, करा रहा था ट्रीटमेंट। मेरे को 12 तारीख में एम्स में एडमिट हुआ। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए, उसके बाद बोला कि 2-3 महीने रुक जाओ आप, जब रिपोर्ट्स आ जाएगी तब हम आपको दे देंगे। फिर मैं घर पे आ गया, उन्होंने मेडिसिन दी, घर पे रहा। फिर होता क्या था, रिपोर्ट्स का इंतजार मैं कर रहा था, तो मेरे को फिर एक चुभन महसूस हुई बाईं आंख में। फिर मेरा विजन लॉस हुआ। टिल लास्ट मई में मेरे को केवल 1.5 मीटर विजन था। तब मेरे को सजेस्ट किया गया कि आप न्यूरो में, किसी डॉक्टर के थ्रू मेरे को सजेस्ट किया कि आप न्यूरो में जाएं, एम्स न्यूरो। तो मैं न्यूरो में गया। न्यूरो में जाके जब मैं न्यूरो में एडमिट हुआ एम्स में, तो मेरा केवल 1.5 मीटर विजन था। अच्छा। 1.5 मीटर विजन के साथ मैं एडमिट हुआ। तो वहाँ पे मेरे को फिर से उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, जो मेरा वो 1.5 मीटर था वो भी मेरा विजन चला गया, जीरो हो गया मीन्स। जी। तो आपका ये पूरा विजन 2018 मीन्स जो आप बताते हैं जुलाई मई में वो विजन जीरो हो चला गया। गया। जी तो जैसे आज आप हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, तो आपको NIVH के बारे में कैसे पता चला? मीन्स आपने क्या सर्च किया कि जो जानकारी आपको यहाँ के बारे में पता चली? देखिए दीपक जी, जब मैं ट्रीटमेंट करा रहा था उस दौरान मैं पतंजलि भी अपना ट्रीटमेंट चलाया मैंने। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे को एक भैया मिले जो बाय बर्थ ब्लाइंड थे। अच्छा। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी NIVH से की। अच्छा, बहुत बढ़िया।
और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने यहीं से की। अच्छा, NIVS से। जी, ठीक है। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप उधर जाइए, देखिए। अच्छा, हाँ, मेरे उनसे टच रहा है, अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। तो आप NIVH में फिर मीन्स कब आए यहाँ पे, और आपको मीन्स यहाँ का माहौल के बारे में आप कुछ बताइए। अब तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है NIVH के बारे में, जो भी आपका पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आप बताइए क्या कैसे रहा? NIVH के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे बंदे को सपोर्ट करता है। अच्छा जी, और बहुत अच्छा लगता है कि लोग बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, टीचर सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती। अच्छा। जी, बहुत बढ़िया। और आपको और कोई यहाँ और जो अच्छा सबसे अच्छा लगा हो, घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ लग रहा है, मीन्स ऐसा क्या है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? दीपक जी देखिए, ये एक हम एक यहाँ पे मैं जो आया हूँ वो एक एडजस्टमेंट का कोर्स करने आया हूँ। अच्छा जी, तो जिससे मैं एडजस्टमेंट में आपका मीन्स चलना फिरना, कंप्यूटर्स और सोशल साइंस, साइकोलॉजी क्लास, ये सारी आई थिंक आपकी रहती होंगी। जी दीपक जी, मैं इन सबको अच्छे से अटेंड कर रहा हूँ। ब्रेल भी है, हिंदी ब्रेल है, इंग्लिश ब्रेल है। मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैं खुद से अपना आप से अपना काम करने फिरने अब थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है। ठीक है जी। अच्छा निशान जी, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे NIVH के बारे में, जिससे कि और चीज़ें हैं जो लोगों को पता चलें, और जो आप जैसे जिनके साथ ये आंखों का विज़न गया है उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मोटिवेशनल NIVH के बारे में आप बताएं। NIVH जो लेट ब्लाइंड हैं या बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, उनके लिए एक बोला जाए तो सेल्फ डिपेंडेबल होने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्थान है, संस्था है, हाँ। पुनर्वास केंद्र है, जो हमें नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, जो सब कुछ देखते हैं, उनके कदम से कदम एक्साइटेड नॉर्मल आप भी हो बेटा जी जो साइटेड लोगों से हाँ कदम से कदम मिला के चलाने को हमें प्रेरित करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। आपसे निशान जी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और आज आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। जो भगवान ना करे ये साथ किसी के साथ ये सारी चीज़ें हों, और बस आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपकी जो एजुकेशन छूटी है उसको पूरा कीजिए, और NIVH के बारे में जितना भी हो सके लोगों को उसके बारे में अवेयर कीजिए। और जो आपके साथ एक फर्स्ट स्टेप जो था कि अवेयरनेस, कि हमें आँखों के लिए ना हर किसी को आँखों के लिए एकदम आई सर्जन से ही कंसल्ट करना चाहिए, कभी भी किसी छोटे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंखें हमारे भगवान का दिया हुआ ना बहुत अनमोल तोहफा है ये हमारे लिए। जी तो हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है, और जितना हो सके लोगों को अवेयर करना है। और VI के हैं, मैं उनसे बस एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा, हमेशा खुश रहें, और जो भी आपकी जानकारी हो वो अपने प्रिय VI साथियों को बताएं, क्योंकि हमारे पास जानकारी ना होने की वजह से हम एक ही जगह रुक जाते हैं। VI होना कोई अभिशाप नहीं है। VI होने का मतलब ये है कि हमारे पास अब पूरा आसमान है जिसे हमें अपनी मुट्ठी में करना है। निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे प्रिय साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना टाइम दिया। अब मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। मेरी आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज़ भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ,
जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।